मॉर्निंग। बड़ा कम बच्चे आज छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं क्या सर? अच्छा। हाँ, 3 दिन का छुट्टी। चलिए, हम लोग का एक दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का बचा हुआ था। आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? आ तो रही है। आ रही है। हाँ, तो एक दो क्वेश्चन छूटा हुआ है प्रॉफिट लॉस का, वो करते हैं, फिर हम लोग करेंगे ब्याज ब्याज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने ये दिया था, क्यों इसको, क्या आंसर है? क्या आंसर है? 6 रुपए। कितने लोग का है 6 रुपए? ओके 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 ओके। जिनका नहीं बना है, इसको दिया है, एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है ना। खुदरा विक्रेता सूची मूल्य पर 5% छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक ने एक वस्तु के लिए 38 रुपए का भुगतान किया तो खुदरा विक्रेता को कितना लाभ हुआ? यही है। ऐसा करते हैं, एमआरपी 100 रुपए लेते हैं। एमआरपी ये हमारा सूची मूल्य, एमआरपी 100 रुपए। ये बताओ, खुदरा विक्रेता को कितने मिलता है? ये 80। खुदरा विक्रेता को ये कितने मिलता है? 80 में। ठीक है। और खुदरा विक्रेता, एमआरपी तो 100 है, ग्राहक को कितने में देता है बताओ? ग्राहक को देता है कितने में? 95 में। ये रिलेशन पता चल गया कि जिस सामान के लिए खुदरा विक्रेता 80 रुपए देता है, ग्राहक कितना देता है? 95। एक्चुअल में ग्राहक कितना दिया है? 38। तो खुदरा विक्रेता कितने रुपए कमाए, यही पता करना। तो इसके बाद एक एक नियम, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर 80 रुपए का सामान खुदरा विक्रेता 95 रुपए में बेचता है ना। अच्छा, उल्टा निकालना है उसको उल्टा कर लो, क्योंकि हमें क्रयमूल्य निकालना है इसका। खुदरा विक्रेता, ग्राहक अगर 95 पे करता है, खुदरा विक्रेता कितना पे करता है? 80, है ना। अगर ग्राहक 1 रुपये पे करेगा तो खुदरा विक्रेता 80/95, और ग्राहक एक्चुअल में कितना पे करता है? 38। तो खुदरा विक्रेता 80/95 गुना 38 ये पे करेगा। ये निकालते हैं यहाँ पे, 80/95 गुना 38। 19 5 जा 19 2 जा 5 और 16 कितना आया? 32 रुपए। तो खुदरा विक्रेता जिस सामान के लिए 32 रुपए देता है, उसी सामान को कितने बेचता है? 38। कितने रुपए कमाया वो? 6 रुपए। ये है बेसिकली। फिर से बता रहा हूं, हमने सूची मूल्य को 100 रुपए लिया, खुदरा विक्रेता को उसे 20% की छूट पे मिलता है, मतलब 80 रुपए मिलता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 5% की छूट देता है, 95। ये रिलेशन है। अब एक्चुअल में ग्राहक 38 पे करता है, हम इस रिलेशन से एक एक नियम निकालते हैं कि भाई ग्राहक 95 किसी सामान के लिए पे किया तो खुदरा विक्रेता 80। अगर ग्राहक 1 रुपये पे किया तो खुदरा विक्रेता 80/95, और एक्चुअल में ग्राहक 38 पे किया है तो खुदरा विक्रेता 80/95 गुना 38। ये तो समझते हो ना ये। तो इसको कैलकुलेट किया तो 32। जिस सामान के लिए खुदरा विक्रेता 32 पे किया, ग्राहक 38 पे किया, तो खुदरा विक्रेता कितना कमाया? 6 रुपए। तो 6 रुपीज इज द राइट आंसर। मैं दोबारा भी रिपीट कर दिया हूं। गुड मॉर्निंग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ गए? एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो x या 100 मानने से बनेगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा है।
तो आप देखें, हाँ, खुदरा विक्रेता से ग्राहक खरीदता है, सही बात है। सूची मूल्य तो 100 रुपया है, तो सूची मूल्य पे खुदरा विक्रेता ग्राहक को 5% का ही छूट देता है। तो 100 रुपए का सूची मूल्य और 5% का छूट दिया तो ग्राहक को तो 95 पे करना पड़ेगा। ये कैसे आया? अरे खुदरा विक्रेता जिस सामान के लिए 32 रुपए पे किया, ग्राहक ने 38 पे किया। बताओ, 38 22 32 36 रुपए, 6 रुपए कमाया। खुदरा कौन है? ये रहा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक है, अब इसे देखो। अब इसे हिंट है, एक्स या 100 मान के करेंगे। मैं पहले थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हिंट थोड़ा मैं देता हूं पहले से। एक आदमी एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। तो भी लागत मैंने मान ला, अगर क्रय मूल्य 100 रुपया तो 105 बेचता है, ऐसे। यदि उसने इसे अपने भुगतान से 5% कम पे खरीदा होता, ये कंडीशन है। अगर 100 रुपए में खरीदता तो मान लो 95 में खरीदता और 2 रुपए कम पर बेचता, तो उसे कितना लाभ होता? 10% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यही है। तो क्रय मूल्य या तो x मान के करो या 100 मान के करो, तब बनेगा ये। चलिए बनाए, क्या आंसर है? 400। 400 रुपए कितने लोग का आंसर है? बस 3 4 लोगों का। 500 रुपए
500 किसी का है, 360, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो क्या है? हाँ, चलिए इसका आंसर है 400 रुपए। इसका आंसर है 400 रुपए। अब कैसे? मैं x मान के ही बना देता हूं, 100 मान के ही बना देता हूं। देखो, क्रय मूल्य निकालना है ना क्रय मूल्य। अगर तुम क्रय मूल्य 100 मानते हो, कितना? 100, तो लागत मूल्य से 5% अधिक पे बेचता है, मतलब कितने बेचता है वो? 105 में। ये सेलिंग प्राइस है, 100 मान के चल रहे हैं। यदि वह 5% कम पे खरीदता, कितने पे खरीदता? 95, और कितने लाभ में बेचता है? 10%। अभी 2 रुपए छोड़ दो, 2 रुपए तो एक्चुअल है ना भाई, 100 रुपए क्रय मूल्य मान रहे हैं। तो 95 रुपए में खरीदता है तो 10% लाभ पे बेचता है। 95 का 10% बताओ, 9.5। तो क्रय मूल्य क्या होता है? 95 प्लस 9.5 मतलब 104.5। अब सेलिंग प्राइस में कितने रुपए का ड्रॉप हो गया, कम हो गया? ये 0.5। कितना ड्रॉप हो गया? अब हम लगा लेते हैं सिंपल एक एक नियम। देखो कैसे लिखेंगे। सेलिंग प्राइस 0.5 लेस, कम हो जाता है जब क्रय मूल्य हम 100 रुपए मानते हैं, और सेलिंग प्राइस 1 रुपए कम हो जाएगा जब हम क्रय मूल्य 100/0.5 मानेंगे। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 2 रुपए कम हो जाता है जब क्रय मूल्य 100/0.5 इंटू, पॉइंट हटाओगे यहां से, ये 0 होगा, है ना? और 5 से ये कट जाएगा तो कितना? 200। 200 गुना 2, 400। यही क्रय मूल्य। फिर से बोल देता हूं, आप फिर से देखें। अगर क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य हम 100 मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य 105, क्योंकि 5% का लाभ पे बेचता है। अब कंडीशन स्टार्ट होता है कि यदि वह 5% कम में खरीदता, मतलब कितना में खरीदता? 95 में, और 10% के लाभ में बेचता, तो क्या दिख रहा है तुमको? सेलिंग प्राइस 104.5, बिकॉज 95 का 10% 9.5, 95 प्लस 9.5 104.5। 105 से 104.5 सेलिंग प्राइस हो गया। कितना कम है? 0.5 कम है। अब हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, एक एक नियम। अगर विक्रय मूल्य 0.5 लेस है तो क्रय मूल्य क्या माने थे? 100 रुपए से स्टार्ट किए थे। 1 रुपये अगर विक्रय मूल्य कम है तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 100/0.5। एक्चुअल में विक्रय मूल्य 2 रुपए कम है तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 100/0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये क्या आएगा? 400। यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको तुम x मान के भी कर सकते हो, ये ऐसे ही बनेगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हंड्रेड 4.5 कहां से आया? 95 का 10% निकालोगे तो 9.5 होगा। 95 में 9.5 ऐड करोगे तो कितना होगा? 104.5। ठीक है, अब x मान के बनाओगे तो बस कुछ नहीं करना है, सीपी 100 की जगह x रख लो, बाकी यही प्रोसेस है। देखो, x मान के अगर हम बनाते हैं, x मान के अगर बनाते हैं तो मान लो कि सीपी कितना है? x। कितने लाभ में बेचा? 5%। तो एसपी क्या होगा? 1.05x। ये समझ में आ रहा है? 1.05x समझ में आ रहा है ना? x इंटू 105/100, फ्रैक्शन लगा दो, x इंटू 105/100, यही आएगा।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा हो, फ्रैक्शन ही लगाया है, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य से ज्यादा हो। अब बोला कि अगर क्रय मूल्य कितना कम हो जाए, 5% कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा बताओ? 95/100 इंटू एक्स, 95/100 इंटू एक्स, दैट इज 0.95x। ये अगर क्रय मूल्य हो जाए तो उसको वो 10% के लाभ पे बेचता है। कितना? 10%। इसका 10% क्या होगा? 0.95x, है ना, प्लस क्या लिखोगे? 0.095x, यही है ना ये, या 110/100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.1 से, तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना। अब जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? यहां तो 5 ही रहेगा, 5 और 9 14, 1 10, 1.045। एसपी क्या है? ये एसपी क्या है? ये। अब ये एसपी इससे कितना कम है एक्चुअल में? 2 रुपए कम है, कम है ना ये 2 रुपए, तो इसका इसका डिफरेंस क्या होगा? 2 रुपए। बस लिख दो यहाँ पे 1.5, हम इसको लिख सकते हैं 0 0, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस ये नीचे वाला 1.045x इक्वल टू कितना? 2 रुपए। ये माइनस, हाँ, 1 पर, सॉरी, ये 1.5 नहीं है, ये है 1 पॉइंट, ओहो, 1.050x, ये है, सॉरी, है ना। अब इसमें ये माइनस करोगे तो आएगा 0.005x इक्वल टू 2। ये 5/1000 लिख सकते हो, गुना x इक्वल टू 2, 5 200, x कितना आया? 400। समझ गए? तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये इस तरह भी कर सकते हैं। अब बताइए, 100 वाला अच्छा था, ये अच्छा है? अरे ऑप्शन से तभी कर पाओगे जब ये सब चीज समझ में आएगा। उनको लगता है कि ऑप्शन वाला ज्यादा आसान है, कुछ बच्चों को लगता है क्यों करें इतना दिमाग लगाएं, ऑप्शन से ही काम कर ले। तो ये मैंने एक्स मान के किया, और प्रोसेस वही था पीछे वाला, जिनको ऑप्शन से करना है। पहला विकल्प 500 रुपये माने, ठीक है, क्रय मूल्य है, 5% के लाभ पे बेचा, मतलब कितने बेचा? 525 में। मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, 500 क्रय मूल्य, बेचा 525, और 525 में, यहाँ से दिखता नहीं है क्या है यहाँ पे, 500, 525 ये बेचा। यदि वो 5% कम पे खरीदता, मतलब इसका 5% क्या है? 25, माइनस करो, 475 में खरीदता और 10% के लाभ पे बेचता, तो 47.5 जोड़ोगे कितना आएगा? 522.5, ये आएगा 47.5, 25 जोड़ दो इसमें तो 500। अब हाँ यही आएगा। अब बताओ ये कितना कम है इससे? 2.5, लेकिन 2 रुपए कम होना चाहिए, तो गलत हो गया, ये गलत हो गया ऑप्शन। तो अगले ऑप्शन पे चलो और यही काम करो, फिर वो गलत होगा तो अगले ऑप्शन पे चलो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कौन सा करना है। मैंने 3 तरीका बता दिया, अब ये तुम पे है कि कैसे करें। अरे ऑनलाइन वाले जो कुछ लोग टाइम खराब करते हो इतना बड़ा बड़ा लिखने में, बेटर है कि पढ़ लो। लगता है सारा लीजर टाइम यहीं पे निकाल लेते हो, है ना, सारा लीजर टाइम यही निकाल लेता है। पता नहीं इन लोगों को और दिन भर में कोई नहीं मिलता बात करने के लिए। आधे 1.5 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। फॉर्मूला वाला नहीं है भाई इसमें, फॉर्मूला वाला 3 तो बता दिया, आप कितने टाइप जानोगे? ठीक है, ओके, आप सर सब बता दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। मत करो, एग्जाम ही मत दो, फॉर्म मत भरो।
ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, लिखिए, ये लिखना पड़ेगा। एक, सब लोग लिखो, ऑनलाइन वाले थोड़ा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ और लिखो। ठीक है, एक आदमी 2 साइकिल खरीदता है। अरे अंग्रेजी भी बोल दो, पहले इंग्लिश बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे भाई। ओ, हाँ, पहले मैं हिंदी बोल देता हूं। एक आदमी 2 साइकिल 900 रुपए में खरीदता है। कितने में? 900 रुपए में। एक आदमी 2 साइकिल 900 रुपए में खरीदता है। ठीक है, आगे लिखना। पहले को पहले को उसके क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य पहले को उसके क्रय मूल्य के 4/5 गुना में, उसके क्रय मूल्य के 4/5 गुना में, और दूसरे को उसके क्रय मूल्य के 5/4 गुना में, क्रय मूल्य के 5/4 गुना में बेचता है। इस तरह उसे 90 रुपए का लाभ होता है। इस तरह उसे 90 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, कम क्रय मूल्य वाले साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? कम क्रय मूल्य वाले साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, सब लोग लिख लिए। ओके, अब मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, जिनको इंग्लिश में लिखना है लिखें। ऑनलाइन जिनको इंग्लिश में लिखना है, ए मैन बाइज 2 साइकिल, रिपीट, ए मैन बाइज 2 साइकिल for a total cost of for a total cost of rupees 900. Rupees 900. Full stop. By selling one for 4/5 of its cost, 4/5 of its cost, and other for 5/4 of its cost, 5/4 of its cost, comma, he makes a profit of rupees, he makes a profit of rupees 90 on the whole transaction, full stop. Find the cost price of lower priced cycle. Find the cost price of lower priced cycle. मैथ्स में लिखना कम है, सोचना ज्यादा है, ध्यान रखें। लिखना बाकी में, सोच के एक लाइन में आंसर बता लो। ठीक है,
क्वेश्चन आसान लगता है लेकिन बन नहीं पाता है। मैं क्वेश्चन आसान पूछता ही नहीं। मैं कब पूछता हूँ आसान? कब बोला तुमको? चलो मैं हिंट देता हूं। दोनों का क्रैमल 900 है। एक का x मानो तो दूसरे का 900 माइनस एक्स। एक को बेचा है 4/5 ऑफ x और दूसरे को बेचा है 5/4 ऑफ 900 माइनस। दोनों का विक्रय मूल्य हुआ। प्लस करोगे, 90 रुपए का प्रॉफिट आया है तो ज्वाइंट विक्रय मूल्य कितना होगा? 990। एक्स निकालिए, आंसर आ जाएगा 200। वेट वेट। पहले का क्रय मूल्य एक्स माना तो दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? 900 माइनस एक्स। आइए संजू निगम, लेट का स्पेलिंग तो ठीक से जानो। लेट का स्पेलिंग गलत लिखती हो, इतना छोटा सा वर्ड है। चंद्रपाल सिंह 1800 रुपए कहां से ले आए? दोनों का ज्वाइंट कॉस्ट ही 900 रुपए है। आंसर तो उससे कम होगा ना। चलिए बनाए। क्या आंसर है? 300। करेक्ट है, 300। अब बहुत लोगों को इसको सॉल्व करने में ही दिक्कत हो रहा है। अरे 4/5x माइनस 5/4x दिख रहा है, तो माइनस हो जाएगा ना। यहाँ लिख लो 4/5x माइनस 5/4x। ठीक है, इनकी थोड़ी बहुत परसेंटेज वगैरह ठीक है। 4/5 कितना परसेंट? 1/5 कितना परसेंट? 20। 20 × 4 80%। और 5/4 कितना? 5 × 1/4 5 × 25 125%। ये 0.80 है, ये 1.25 है। बस ये आ जाएगा -0.45 और एक लाइन में आंसर सॉल्व हो जाएगा। बट वो नहीं पता है तो वैसे जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करें। चलिए 5/4 × 900। 900 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 225 गुना 5। 200 गुना 5 1000। 25 गुना 5 125। 1000 और 125 क्या होगा? 1125 990। अब इसका 20 ये कितना होगा? 16x माइनस कितना? 25x। और 1125 उधर ले जाओगे तो 990 माइनस 1125 क्या आ जाएगा? -135। ये क्या आया? -9x/20 -135। माइनस से माइनस कटेगा, 9 से 15। तो x क्या आ गया? 15 गुना 20 मतलब 300 आया। तो इसका एक का क्रय मूल्य 300, दूसरे का क्रय मूल्य 600। 600 माइनस 300, कम वाला कौन है? 300। यही क्रय मूल्य है, लोअर प्राइस साइकिल का क्रय मूल्य। जिनको भी ज्यादा टाइम लग रहा है उनका कैलकुलेशन बहुत ही पुअर है और कुछ नहीं।
कैलकुलेशन इंप्रूव करें, मैं बार बार बोला था, बट आपने तो उस पर काम ही नहीं किया। मैंने बोला था कि कुछ टेबल वेबल याद करो, कुछ कैलकुलेशन मेंटली करने का कोशिश, खासकर गुना वगैरह आप जल्दी कर लोगे। अब ये नहीं करोगे तो कहाँ से फास्ट हो जाओगे? अरे फास्ट बटन दबा के थोड़े कोई होता है ऐसा, स्विच ऑन एंड ऑफ, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है भाई। अरे इसमें एक्स तो मानना पड़ेगा ना, बगैर एक्स का करना है तो भाई ऑप्शन से करना पड़ेगा, बगैर एक्स का करना है तो। ठीक है, बगैर एक्स का ऑप्शन। तो ये था जी लाभ हानि बट्टा। अब हम आ रहे हैं अगेन परसेंटेज का दूसरा एप्लीकेशन, ब्याज पे आ रहे हैं, इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट पे हम आ रहे हैं, ब्याज। इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट ब्याज। इंटरेस्ट में दो पढ़ना है हम लोग को, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और ये चक्र, चक्र वृद्धि ब्याज। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग बताओ मुझे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? एक मिनट, एक मिनट बोले दो उनको, बोलो। साधारण ब्याज में मूलधन पर ब्याज लगता है, सुन लिया, आगे। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, मूलधन पे ब्याज नहीं लगता है। एक मिनट, तो ठीक तो करने दो यार एक को, तो दूसरे बात करेंगे। बताया मुझे, जो मुझे समझ में आया कि साधारण ब्याज पर मूलधन पे ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, यही बोला ना? नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा कोशिश करें। तुम्हारे इंटेंट को समझ गए हम, ऐसा नहीं कि नहीं समझे, समझे। हम ये चाहते हैं कि तुम कितना स्पष्टता के साथ बोल पाते हो। मैं तो समझ ही गया भाई। हाँ पीछे तुम ही कुछ बोलना चाहता है, बोलो। बोले एक मिनट बोलो तब जब कुछ सोच लिए तुम, सोच लिए, लिख लिए क्या बोलना है। हाँ ठीक है, तो बोलिए जरा एक बार। हाँ क्या 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 बोलो? आवाज बढ़ा दो भाई, ये अभी पता चला तुमको? अब आ रही है? अभी नहीं आ रही? चलिए ओके ओके, आ रही है। हाँ बताइए क्या बोल रहा है। जो, एक बार सुन लो भाई, इनका भी सुन लो। हाँ, जो कोई पेमेंट लोन पे ले रहा है, लोन पे क्यों ले रहा है भाई? मेरा साधारण क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, यही क्वेश्चन है। ठीक है समझ गए, तुम इसी का बात बताओ। और बताओ, तुम लोग कोई बताने वाले हो तो पीछे से, पीछे से बताइए। इतना साधारण सा चीज पूछे हैं, इतना साधारण सा पूछे हैं, बताओ पीछे। हैं?
चलिए मैं देख रहा हूं आप ऑनलाइन वाले का भी। साधारण ब्याज 2 महीने में और चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने में। एक बता रहा है मिश्र धन पर ब्याज लगता है और उसमें मूलधन पे लगता है। ओके, चलिए पीछे बताओ तो भाई। हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। एक मिनट। हाँ बताइए। अमाउंट पे लगता है। अमाउंट क्या होता है? वो अमाउंट होता है। और मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अमाउंट को अमाउंट को अमाउंट को मिश्रधन बोल दो भाई। एक हिंदी बोला, एक अंग्रेजी बोला। हाँ समझ गए, बैठ जाओ। ठीक है, बैठो बैठो। ठीक है, चलिए ठीक है। ऑनलाइन वाले भी काफी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हो। सीधा से ब्याज, एक चीज तुमको बताना चाहिए था एक ही लाइन में कि साधारण ब्याज में मूलधन कभी नहीं बदलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्रत्येक चक्र के बाद बदल जाता है ना? ऐसा ही है ना? चक्र किसको बोलते हैं? जब अगर हम बोले कि वार्षिक संयोजन हो रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली, तो एक साल का चक्र है। एक साल के बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और जो बना वो नया मूलधन अगले साल के लिए हो। 6 महीने का भी चक्र हो सकता है कि भाई 6 माही संयोजन है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हर एक 6 महीने के बाद मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा और वो अगले 6 महीने का मूलधन हो जाएगा। तो एवरी चक्र के बाद, या उसको कन्वर्जन पीरियड ही बोलते हैं, क्या होगा? मूलधन बदल जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा स्थिरांक होता है, स्थिर कांस्टेंट होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्रत्येक चक्र के बाद बदलते रहता है। तो जिनको इंग्लिश में सुनना है सुन लीजिए। इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, एंड इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल कीप चेंजिंग आफ्टर ईच कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, ठीक है, यही है। जनरली स्कूल में बच्चे बोलते थे, हमें भी बोले थे कि ब्याज पे ब्याज लग गया मत चक्रवृद्धि ब्याज में। हमें भी बोले थे। हमें भी वही याद है जो तुम्हें याद है, बट उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर दिए कि साधारण ब्याज में मूलधन एकदम नहीं बदलेगा, हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक चक्र के बाद मूलधन में ब्याज जुड़ गया और वो नया मूलधन अगले चक्र। चक्र किसको बोलते हैं? द कंपाउंडिंग ईयरली, वार्षिक संयोजन चक्र 1 साल का हुआ। कंपाउंडिंग 6 मंथली, 6 महीने का चक्र हुआ। कंपाउंडिंग क्वार्टरली, 3 महीने का चक्र हुआ। कंपाउंडिंग मंथली, 1 महीने का चक्र हुआ। मंथली मंथली तुमको नहीं आएगा। जनरली जो तुम्हें क्वेश्चन अगर आता भी है, तो आएगा वार्षिक या 6 माही। क्वार्टरली आया बहुत कम चांस, क्योंकि कैलकुलेशन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। उनको ही पता है कि 2 घंटे में 80 क्वेश्चन दिए हैं, तो टाइम तो होना चाहिए ना करने के लिए। वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देते जो डूएबल ना हो। बच्चा जो पढ़ के जाएगा वो कर लेगा, तो नहीं पढ़ के जाएगा वो सब नहीं कर पाएगा, होगा ही नहीं उससे। ठीक है, तो इस बार जो 23 में एग्जाम हुआ था, पूरे अंकगणित से डायरेक्ट क्वेश्चन दो ही था पूरे अंकगणित से। एक समय और कार्य से, और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज से, और कहीं से नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन, तो सीधा दिखेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले साधारण ब्याज करते हैं, साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही चैलेंज है, कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर, जो परसेंटेज के हेल्प से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हम बताएंगे आपको। उसे फॉर्मूला भी बताएंगे, इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा। SI इक्वल टू PRT बाई 100, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ये ना, प्रिंसिपल प्लस SI। ये रहा साधारण ब्याज, ये रहा मिश्र धन। अमाउंट मतलब मिश्र धन, और प्रिंसिपल मतलब
मूलधन, पी मूलधन है, आर दर वार्षिक दर है और टी समय है। लेकिन इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, प्रतिशत के हेल्प से ही बनाएंगे। हालांकि आप लोग बहुत लोग याद है कि पीआरटी से बनाया हो, हम नहीं करेंगे, बनाएंगे प्रतिशत से ही। ठीक है, अब इसको हटा दें। जैसे कैसे प्रतिशत यूज करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल है कि 1200 रुपए 5% के साधारण ब्याज की दर पर 7 साल के लिए निवेश कर दिया गया। तो 7 साल के बाद ब्याज क्या मिलेगा और मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, देखो तीन ही चीज इसमें होता है, मूलधन, दर और समय। या तो कभी मूलधन निकालना होगा या मिश्रधन, या दर या समय, यही क्वेश्चन होता है। तो यहां पे हमने पूछा है ब्याज या मिश्रधन क्या है। तो एक साल में मैं फॉर्मूले नहीं लगा, सबको पता है पीआरटी बाय 100 लगा लेंगे। तो साधारण सा क्वेश्चन लिया हूं कि परसेंटेज तुम कैसे यूज कर पाओगे। 5% एक साल का रिटर्न है, सबको पता है। तो 7 साल में कितना रिटर्न होगा, 7 इंटू 5 35%। तो क्या बोलोगे, एसआई क्या है, किसका 35%, मूलधन का, मूलधन का। अब ये परसेंटेज तुम्हें निकालने आता है, या तो 35/100 100 इंटू 1200 कर लो, अगर नहीं आता तो। नहीं तो मैंने बताया है 1200 का 10% कितना, 120 गुना 3 30%, और 120 का आधा 5% 60, 360 प्लस 60 क्या आया, ये साधारण ब्याज है। 420 रुपए का साधारण ब्याज है, और इसमें 1200 जोड़ दो तो बताओ मिश्रधन अमाउंट 1620। यही आंसर है, यही आंसर है पहला। सब लोग समझ गए ये। मैं कोई पीआरटी नहीं लगा रहा हूं कि भाई पहले हम क्वेश्चन में पी खोज लें फिर आर फिर टी और बनाए, मैं कुछ नहीं लगा रहा। सिंपल प्रतिशत से कैसे बनाते हैं मैं बस यही बताऊंगा। ये नहीं समझ आया, क्यों, इसमें क्या है, कुछ भी खास नहीं है। मैंने बोला एक साल में 5% का ब्याज दर रिटर्न है, रिटर्न मतलब मिलेगा जो निवेश किया उसको। तो 7 साल में कितना, 7 गुना 5 35%, 35%। तो एसआई क्या होगा, 35% 1200 का, मूलधन पे ही तो ब्याज मिलता है। तो 35% 1200 का निकालना है। तो जिनको ये समझ में नहीं आया, आप ये समझ लीजिए 35/100 गुना 1200, 35 गुना 12 निकालिए 420 आएगा। चक्कर है प्रतिशत ही ठीक से नहीं पढ़ा तो क्या समझेगा, प्रतिशत पढ़े ही नहीं बस। और जिनको प्रतिशत थोड़ा समझ में आया था, 1200 का 10% 120 गुना 3 30% है। 120 का आधा 5%, ये 60 है, जोड़ दिया ये आया। और ये जोड़ दें इसमें 1200 में तो मिश्रधन आ गया 1620। ठीक है, अब इसमें ये समझ गए। अब इसी में मैं चेंज करता हूं। क्या है तुम्हारे पास, 1200 रुपए निवेश किया गया 5% की दर पे, साधारण ब्याज की दर पे। और बताओ कि कितने साल के बाद मिश्रधन, कितने साल के बाद मिश्रधन 1800 रुपए हो जाए, अमाउंट इतना हो जाए। मैं पूछा कितने साल के बाद, बहुत साधारण सी बात है कि बताओ ब्याज कितना है, 1800 माइनस 1200, 600, 600, 600 रिटर्न है बेसिकली। 600 1200 का कितना परसेंट होगा, 50, आधा ही है ना। प्रति वर्ष 5% का दर है, तो 50% कितने साल में आएगा, 50/5। तो क्या आंसर होगा, 10 साल, 10 साल।
अब इसे तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही बता दो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं? दोबारा बताएं। 1200 रुपये कितने सालों में 5% की साधारण ब्याज की दर पे 1800 हो जाए, मतलब मिश्रधन। तो 1800 में से 1200 माइनस करोगे तो क्या आया? 600 का ब्याज। ये 600 1200 का कितना प्रतिशत है? रिटर्न है ना ये, 50% है। एक साल में 5%, तो 50% के लिए कितना साल लगेगा? 50 बटे, ठीक है, 50 डिवाइड कर दो 5 से, 10 साल। 1600 कैसे आ रहे? 1600 क्वेश्चन में था भाई, 1600 कैसे आया? संदीप कुमार यादव जी, ये क्वेश्चन में ही है। मुकुल ठाकुर, तुम अपने बेसिक पे काम करो, तुम हर एक क्लास में यही लिखते हो, ठीक है? इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहीं पे सपना टूट जाएगा, ठीक है? तो आप थोड़ा बेसिक पे काम करें, आपका बेसिक बहुत कमजोर है, मुझे आपके चैट से समझ में आता है, ठीक है? तो आप उस पर थोड़ा काम कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? इसके लिए आपको छठी से 10वीं तक का अंकगणित पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में तो आप पढ़े नहीं, अब तो पढ़ लीजिए। 50 कैसे आ गया? तो 1200 का आधा है 600, तो 50% ही तो है, ठीक है? 600 बटे 1200 गुना 100, 600 से कटा 2, 100 बटे 2, 50%, ऐसे आ गया। चलिए ठीक है, चलिए अब समझ गए ये। अब यही क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नंबर देता, यहां पर लिख देता मैं 1650 वर्ष और महीना, ठीक है? कि अगर 1200 रुपए, 1200 रुपए 5% की दर पर कितने सालों में, साल महीना जो भी, 1650 रुपए हो गए, ये क्वेश्चन है। 1200 रुपए कितने वर्षों में 5% की साधारण ब्याज की दर पर 1650 हो जाएगा? अब ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो यूपीएससी का प्रश्न तो ऐसे ही उड़ जाएगा ये। वेट करो, वेट करो। चलिए ठीक है, क्या आंसर आया? 7.5 साल, ठीक है। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना? 1650 माइनस 1200, 450। अब तुम्हें इसका परसेंटेज निकालना है कि 450 1200 का कितना परसेंट। एक तरीका तो भाई बेसिक यही है, 450 बटे 1200 गुना 100, तो ये निकालिए, तो कितना आएगा ये बताएं। इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, आप ये कट गए, 12 36 बचा 9, 9 जीरो, कितना आएगा? 84.5, ये आएगा 37.5। और यहाँ भी निकाल सकते हैं, इसका 10% क्या है? 120, 120 का 4 गुना 480 होता है, 120 का 3 गुना तो कर ही सकते हो,
360, यहाँ क्या बचा 90, ये 30% हो गया। कितना हो गया 30%। और 120 10% है तो 12 1%। 12 1% तो 12 सत्ते 84 और 6 बचा 12 का आधा तो 7.5%। कितना हो गया 37.5। ऐसे भी सोच सकते हैं और इसको सोचने के लिए थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। एकदम सही बोले आप, कर सकते हैं तभी। अब 37.5% एक साल में 5% का दर है। कितने साल में 37.5 मिलेगा बटे 5, और ये सॉल्व कर सकते हैं 7.5। यही आंसर है। तो क्या आंसर है 7.5 ईयर। 450 कहां से आ गया? मिश्र धन 1650 है, 1200 माइनस किए तो 450 आया। ठीक है, ठीक है। तो ये समय निकाले। इसी तरह दर भी हो सकता है, इसी तरह दर भी हो सकता है कि मान लो ये रहेगा एग्जाम्पल में कि 1200 रुपए किस दर पे 1800 रुपए हो जाएगा 10 साल में। मान लो ये, ठीक है, आपको आंसर पता है बट निकालो कैसे। 1200 किस दर पर 10 साल में 1800 होगा। तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ साधारण ब्याज क्या है 600, 1800 माइनस 1200, 600 1200 का कितना परसेंट है बताओ? 50%। कितने सालों में? 10 साल में। तो रेट क्या होगा 50/10, 5%। ये साधारण सा क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आप प्रोसेस को समझें, प्रोसेस कैसे सोचते हैं। ये मत पूछा कि मैं तुम्हारा कोई टेस्ट हो रहा है इस क्वेश्चन, तुम्हें प्रोसेस समझाने के लिए कैसे। सर 7.5 कैसे आया? अरे कैसे आया, पीछे तो किया। 37.5 का रिटर्न है कितने सालों में? एक साल में 5% रिटर्न, तो 37.5/5 कितने साल? 5 सत्ते 35, 7 लिखा, 2.5 बचा, 5 का आधा 0.5। नहीं, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से आप पास नहीं कर पाएंगे जो भी लिख रहे हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, मुझे पता है ना कि इनको थोड़ा मैथ सोचने में दुख दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरे पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन मैथ जैसा ही रहेगा। 40 प्लस क्वेश्चन मैथ जैसा ही रहेगा और 40 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग रहेगा। मैं जरा समझा दूं इसको। मान लो 27 कॉम्प्रिहेंशन है और 13 रीजनिंग है। बहुत अच्छा रीजनिंग की तैयारी किए हो तो मेरे हिसाब से आप 10 बना लेंगे 10, है ना? बहुत कॉन्फिडेंट है तो, पर उसका भी चांस कम है एग्जाम कंडीशन में। मान लिया 10 बना लिए। कॉम्प्रिहेंशन में 27 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत प्रैक्टिस किए हो, और अगर समझ में आता है परिच्छेद वगैरह और उसके प्रश्न, तुक्का नहीं लगाते हो 10th की तरह, तो आप उसमें से 14-15 सही कर सकते हो नेट में। समझ गए? दोनों मिला के 23-24 क्वेश्चन बनेगा। अगर बहुत अच्छा दोनों है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको मैथ्स का कम से कम, बहुत खराब गणित है तो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। इतना तो करोगे ही करोगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक्चुअली बच्चा जो है ना परिच्छेद को समझता क्या है, 10th वाला जो हम लोग करते थे, टीचर ने सिखाया कि प्रश्न बच्चा पहले पढ़ लेना, फिर पैसेज पे जाना और लैंग्वेज मैच करके टिक कर लेना। एक्चुअली दिमाग में यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसीलिए चल रहा है क्योंकि क्योंकि बच्चा ने प्रश्न ही नहीं देखा है कि प्रश्न आता क्या है। 2-4 साल का प्रश्न तो देख लो परिच्छेद में है क्या। जो तुम परिच्छेद समझ रहे हो वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। परिच्छेद अगर 22 होंगे तो आपको उसमें से 5-6 तो हवा भी नहीं लगता है क्या लिखा हुआ है।
और दो चार क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा आप बना सकते हैं इस पैसेज को पढ़ के। और एक दो तीन पूर्व धारणा लिखा रहता है और उसके बाद विकल्प होता है एक, एक और दो, एक दो तीन और इनमें से कोई भी नहीं। ये प्रश्न इतना एम्बिगुअस है, कंफ्यूजिंग है। इनका आएगा एक, आपका आएगा एक और दो, इनका आएगा एक दो तीन, इनका आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब वो बच्चा कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्फिडेंट होता है तो कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी का देखा नहीं है। जब तक नहीं देखा वो कॉन्फिडेंट रहता है, जिस दिन उसको भेंट हो गया कॉन्फिडेंस हिल गया। ठीक है, तो सर आप मैथ्स में फॉर्मूला क्यों नहीं बताते? ये तो यूपीएससी वाले से पूछो भाई कि फॉर्मूला के बिना क्यों क्वेश्चन पूछ लेता है। इसीलिए नहीं बताते हैं, इसलिए नहीं बताते हैं, है ना। यूपीएससी कभी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है। एक दो मिल गया कुछ ठीक है, और नहीं तो नहीं मिलेगा। अब प्रश्न तो देखो ना, एक दो साल का देख तो लो। 23 का प्रश्न, तो 22 का प्रश्न, 21 का प्रश्न आप देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले वगैरह दो तीन चैप्टर में चलता है जो खूब पढ़ते हो तुम लोग, लाभ हानि भट्टा, प्रतिशत, ये ब्याज जो चल रहा है इसमें फॉर्मूले लगाते हो। ठीक है, इससे कुछ नहीं पूछता यूपीएससी, मन हुआ तो एक दो पूछ लेता है। क्या बताएं इन बच्चों को, भाई जो कराया जा रहा है 2022 का बहुत हार्ड है, 23 का भी देख लो। चलिए ठीक है, अब मैं समझ गया ना कैसे परसेंटेज यूज करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ साधारण सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चलिए बनाइए। बनाइए, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन। अच्छा, मेरा कभी किताब में दिखता नहीं है? किताब में नहीं दिखेगा, ये तो मुझे ही मालूम है। किताब में दिखेगा तो फिर मेरा क्या जरूरत है? किताब में नहीं दिखेगा भाई। क्या आंसर है? ठीक है, 10% सही आंसर है। ठीक है, 10%। जिनका नहीं आया फिर बता रहा हूं, 5,000 रुपए 3 वर्ष में, 3 साल में कितना? 1,500 रुपए का ब्याज है। तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। 5,000 का 1,500 कितना परसेंट? 5,000 का 10%, 500, ये 30% है। ठीक है, कितने सालों में? 3 साल में। तो रेट क्या होगा? 30/3, 10%। ठीक है, 10%। अब जिनको 1,500 5,000 का 30% में भी दिक्कत है, आप ऐसे निकालिए, 1,500/5,000 × 100, ये कट गया, ये कट गया, और 5 से ये 30, ये 30% आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर ये नहीं समझ में आया, और नहीं तो 5,000 का 10%, 500 × 3, 30%। ठीक है, अब ये यूपीएससी में दिया गया क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ये नहीं है मुझे मालूम है। अभी दो क्वेश्चन के बाद दिख जाएगा। चलिए ठीक है, जो बन गया यूपीएससी का नहीं है, जो नहीं बना यूपीएससी का, ये बनाओ। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला। बहुत सारा
चलिए इसका आंसर है 4 साल। ठीक है। कितने वर्षों के बाद 12,500 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 17,500 रुपए हो जाएगी? इसमें ये मिश्र धन है, 12,500 मूलधन, और कितने वर्षों के बाद 10% की दर पे कितना हो जाए? 17,500। ये अमाउंट है मिश्र धन। तो 17,500 में 12,500 माइनस करोगे तो क्या आएगा? साधारण ब्याज 5,000। अब बताओ 12,500 का 10% क्या है? 1250 गुना 4, 5,000 होता है। 1250 गुना 4, 5,000 होता है। 1250 10% है। ये क्या हुआ? 10% गुना 4, 40% का रिटर्न है 10% की दर पे। 40 को 10 से भाग दो और क्या आंसर आएगा? 400। अब जिनको इसमें दिक्कत है ये परसेंटेज निकालने में, तो आप 5,000 बटे 12,500 गुना 100 निकालिएगा तो 40 ही आएगा। ठीक है। ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन करना होता है? जितना मन हो उतना करो। 45 क्वेश्चन आपको करना है, समझ गए? लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए 80%। 10 में 8 सही हो तो 45 में आप कितने गलत करेंगे? 9। 36 सही। 9 के लिए नेगेटिव होगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो आपके सही हुए 33। 33 सही है, मतलब 80 के आसपास नंबर है। 33 यानी 32 सही है, तभी है। कभी भी 66 नहीं सोचिएगा तो कभी पास नहीं कीजिएगा। 75 से 80 सोचना है तो आप पास हो जाएंगे। ये मैं बार बार समझाता हूँ। 66 सोच के जाओगे तो कभी पास नहीं करोगे। आपको 75 से 80 नंबर सोच के जाना है, कितने लाने हैं। इसके लिए 45 क्वेश्चन मैं सजेस्ट करता हूँ, और एक्यूरेसी 80%। पता चला 60 करके आए, एक्यूरेसी 50 का है। 60 किए, 30 गलत हो गया तो 30 सही हुआ। 30 गलत किए तो 10 माइनस हो गया। 30 माइनस 30 20, 50 नंबर आया। यही होता है। जो मुझे बोलता है कि सर 60 तो हम सही करके आए हैं, तुम समझ गया किसका नहीं होगा। क्योंकि 2 घंटे में 60 सही सही बनाना मुश्किल काम है। अगर आप पढ़ के गए, क्योंकि एग्जाम तभी पास कर पाओगे जब तुम्हें क्वेश्चन छोड़ने आता हो। मैं सिलेक्ट करने नहीं, छोड़ने। ये रिजेक्ट करना तभी आएगा जब तुम एक बार पूरा पढ़ लोगे। एक बार पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आता तो है बट इट विल टेक टाइम, लीव, छोड़ दें उसे। ठीक है। ये तभी समझोगा। बहुत लोगों को पता ही चलता है कि ये सवाल किस चैप्टर का है, पता ही चलता है एग्जाम में, क्योंकि पढ़ के ही नहीं गया, 2-4 चैप्टर पढ़ के गया है। तो पहली बार तो पूरे पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात बता रहा हूँ। और फिर आपको जब टेस्ट वगैरह देते हो, आप उसमें विद इन द गिवन टाइम आपको क्वेश्चन भी करना है और सही भी करना है। आप पहले रिजेक्ट मार दो कि ये सब नहीं करेंगे, बशर्ते कि उसको आपको आता भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं करना है मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन है इसमें, ये टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आपके एडुकेट नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया, आपका 45-50 कर लिए, एक्यूरेसी ठीक ठाक रहता है, तो टॉप थोड़े करना, नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना। जिस दिन उलझ गए क्वेश्चन में, उस दिन ये पेपर खराब हो जाएगा। क्योंकि जानबूझ के यूपीएससी 1-2 डिफिकल्ट, 1-2 आसान, फिर पैसेज, फिर 1-2 डिफिकल्ट, 1-2 आसान, ऐसे ही प्लेस करता है क्वेश्चन, जस्ट आपका स्मार्टनेस चेक करने के लिए। आप डिफिकल्ट में फंसते हैं या आसान करके निकल जाते हैं। अगर मान लो पहला डिफिकल्ट उठा लिए, टाइम 5-7 मिनट खराब किए, नहीं भी बना, 5-7 मिनट खराब हुआ और नहीं बना, कोई फायदा नहीं। आप दूसरा क्वेश्चन फिर से उठा लिए, वो भी डिफिकल्ट निकल गया, वो भी नहीं बना आपसे।
तीसरा क्वेश्चन फिर पिक किए, वो भी नहीं बना। 3 क्वेश्चन होगा, 15 से 17 मिनट खराब होगा और उसके बाद तुम घबरा जाओगे, टाइम देखोगे। आसान भी तुमसे नहीं बनता है कि एग्जाम में यही सब होता है। तो ये कोई भी पेपर आप देते हो, चाहे मेंस में, प्रीलिम्स में, आपका स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होना चाहिए। स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए, हमें क्या करना है और कैसे करना है। स्ट्रैटेजी के बिना एग्जाम पास कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ये केवल ज्ञान का ही टेस्ट नहीं है, केवल ज्ञान का ही टेस्ट नहीं है। आपके स्मार्टनेस, आपके टाइम मैनेजमेंट, आप अपने नेगेटिव सिचुएशन में अपने नर्व पे कैसे होल्ड करते हैं, सबका टेस्ट होता है। ये ध्यान रखना कि केवल ज्ञान का टेस्ट नहीं होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। अब ये थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। जिनको नहीं दिख रहा है, यदि 360 रुपए की राशि 9 वर्षों में 540 रुपए हो जाती है और अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% है, तो पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर क्या है? यही क्वेश्चन है। क्या आंसर है, चलो बताएं। 5%। कितने लोगों का? ये करेक्ट है, 5%। जिनका नहीं आया, देखो 360 रुपए 9 वर्षों में 540, ये मिश्रधन है। अंतिम अब दो पार्ट में बांटा, 4 साल और 5 साल, बांटा, ये है ना 4 और 5। अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर क्या है? 6%। पहले 4 वर्षों में ब्याज की दर क्या है, निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो ये देखो कि भाई कितना ब्याज हुआ, 540 माइनस 360, 180 रुपए का ब्याज है। 360 का 180 कितना परसेंट? जस्ट आधा है, तो 50%, मतलब 50% का रिटर्न है। अंतिम 5 साल रिटर्न कितना होगा? 5 गुना 6, 30%। इसका मतलब 50 में 30 माइनस को क्या है? पहले 4 साल में 20% का रिटर्न। 4 से डिवाइड करो, 20/4, मतलब 5% का आंसर है। क्या आंसर है? 5%। क्या आंसर है? 5%। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, मैं डिटेल में लिखा हूं। 360 9 साल में 540 हो जाता है, मिश्रधन है। यहाँ पे क्योंकि 2 पार्ट लिखा, 4 साल और 5 साल, क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है। अंतिम 5 साल में रेट है 6%,
पहले 4 साल का रेट नहीं पता है। अब पहले 4 साल में क्या दर है वो निकालना है। तो देखा कि 540 में ब्याज कितना, 540 माइनस 360 180, 180 360 का कितना परसेंट, 50%। अंतिम 5 साल में 5 गुना 6 30% रिटर्न है। तो पहले 4 साल में 50 माइनस 30% रिटर्न है। अब 20% रिटर्न पूरे 4 साल में, तो दर क्या है, 20/4 मतलब 5%। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या, ये पूछ रहे हो, कौन पूछ रहे हो भाई? यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्या अनइम्पॉर्टेंट, ये हम कैसे बताएं? अब इस बार कहीं नहीं पूछा अंकगणित में, और पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन, ठीक है? तो मन होगा तो अगर इस बार 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, उसका मन, ठीक है? ये बनाइए। मुकुल ठाकुर जी, अंक गणित भी ठीक से नहीं लिखे हो तुम। अंग गणित लिख रहा है, अंग गणित, अंक गणित से बेसिक हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। 6ठी से 10वीं तक का अंक गणित चैप्टर समझते हो ना, अंक गणित में, वो भी नहीं। तो ज्यामिति छोड़िएगा, क्षेत्रमिति छोड़िएगा और बीज गणित, तो बच गया वो अंक गणित। तुक्का लगाने का टिप्स बताओ। तुक्का लगाने का कोई टिप्स मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन पढ़ दें। 5 फरवरी 1994, 5 फरवरी 1994 से 18 अप्रैल 1994 की अवधि के लिए 700 रुपए पर 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? हाँ, ठीक है, ओके। चलिए, क्या आंसर है? 12 रुपए 60 पैसे करेक्ट आंसर है। पहले तो इसमें डे काउंट करना पड़ेगा। 5 फरवरी से 18 अप्रैल मतलब 5 फरवरी काउंटेड है, 18 अप्रैल भी काउंटेड।
94 हमारा साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन का हो। 5 फरवरी लेके फरवरी में कितने दिन? 28 माइनस 5 23, और 5 फरवरी 24 दिन, 5 को भी काउंट करना है। मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 18 दिन। ये जोड़ोगे 4 1 5 8 13, 1 2 3 5 2 7, 73 दिन। इतने ही दिन का 73 दिन का ब्याज मिलेगा। वैसे दर क्या है? 9%। पूरे साल का दर है ये, है ना? तो बताओ 9% अगर पूरे साल का है तो 73 दिन का क्या होगा? 73/365 गुना 9%। और कितने का निकालना है? कितना रिटर्न है? 700 रुपए। इंटू 700 भी कर लो, ये कटेगा 5। तो ये बेसिकली परसेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1% हटाओगे तो, है ना? 100 से ये भी कट जाएगा 7। क्या आया? 63/5, 12.60। यही ब्याज है, यही ब्याज है। ठीक है। आज सीसेट का टेस्ट तो है, जहां तक मुझे पता है। कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है आज। नहीं, तुम लोगों का नहीं है सर, तो टेस्ट सीरीज वालों का है, जहां तक मुझे पता है। क्योंकि वो पेपर मेरे पास आया था रिव्यू करने के लिए, पता है कि आज टेस्ट है। 80 के 80 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन है उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक ये तुम्हारा ही है क्या? कहाँ गया वो? तुम्हारा ही है। जिस तरफ नजर जाए मेरा हिंद नजर आए, उजाले ही उजाले हैं मेरा हिंद जिधर जाए। वाह, बड़े। अरे सभी का कमेंट पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। हाँ, दोबारा रिपीट कर दें? रुक जाए, रिपीट कर दें। जिस तरफ नजर जाए मेरा हिंद नजर आए, उजाले ही उजाले हो मेरा हिंद जिधर जाए। सही है।